अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़। आपके इल्म में तो है कि मैं अक्सर अपने यूट्यूब चैनल पर खुदायार यूट्यूब चैनल पर व्लॉग पॉलिटिकली और जो न्यू खबर होती है आप तक पहुंचाता रहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे कहीं कोई हिस्ट्री की कोई चीज़ ऐसी मिले जहां यूट्यूब के ऊपर या किसी चैनल पर किसी ने कोई काम ना किया हुआ हो, तो मेरे दिल में एक ज़रूर खलश आती है, क्यों ना मैं इसके ऊपर व्लॉग करके आने वाली नस्ल पर और नौजवानों और तमाम पाकिस्तान के जो बाहर के सुनने वाले लोग हैं उन तक मैं ये मालूमात पहुंचा सकूं, ताकि और जो ये मैं इमारत बचपन से देखता था, आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं इमारत, इसको ठुल भी कहते हैं। मे बी सराइकी के अंदर इसका लफ्ज़ ठल हो या ठुल इस तरह का है कि क्योंकि ये इमारत जो आप देख रहे हैं, आपको ये ना तो ये कोई ऐसी है कि कोई मजहबी तौर पे कोई बनाई गई कि इसके अंदर कोई इबादत गाह है, ना तो कोई रिहायश गाह है, ना किसी को बादशाह का कोई महल टाइप की है। कच्ची गारे की मिट्टी की ये इमारत सैकड़ों साल जो बनाई गई है, ज़हन के अंदर एक आता तो है ना कि आया ये किस लिए बनाई गई थी। मैं इसके बारे में मैंने जो पढ़ा, किताबों के अंदर जो हिस्ट्री के साथ तारीखदान दोस्त थे उनसे मालूमात ली, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के अंदर जो बड़े बड़े प्रोफेसरों ने जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ था उनसे बात करके जो इलम में मेरे बात आई किताब के हवाले से या सीना बसीना, मेरी ख्वाहिश थी कि क्यों ना मैं अपने इस व्लॉग में आप तक वो भी पहुंचा दूं कि इस ठुल के बारे में आपको बताऊं, क्योंकि ये वैसे तो पता नहीं कितनी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती होगी, लेकिन ये जो ज़्यादातर जो शवाहिद मिले हैं तीन चीज़ों के लिए हैं। एक तो ये ज़रिया डाक था जो उस आज से सैकड़ों साल पहले जो डाक का ज़रिया था, इन्हीं निशानात के ज़रिए थे। और ये एक तिजारती जो काफ़िले निकलते थे उनकी भी ये ठहराव की जगह होती थी, जो वक्त तयन होता था उसके लिए भी ये इस्तेमाल होती थी, तिजारती काफ़िले रुकते थे। और तीसरी बात ये कि ये अपने रास्तों का भी तयन करती थी ये निशानात। इसके बारे में मैं आपको पूरी जो मेरे इलम में है आपको मालूमात देता हूँ कि जब आज से सैकड़ों साल पहले कोई रास्ते नहीं होते थे। अब भी आप देख लें कि अब तो खैर आबादी हो चुकी है, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पूरा एक चोलिस्तान का एरिया था, डेजर्ट था। ये इससे ना सैकड़ों मील तक यहाँ कोई पहले आबादी नहीं होती थी। अब तो आबादियाँ हो गई हैं, क्योंकि ये तहसील हासिलपुर के एरिए में है, रियासत बहावलपुर, नवाब ऑफ बहावलपुर की जब ये रियासत आज़ाद रियासत थी जो काम करती थी, ये उस दौर से भी पहले की बनी हुई है। ये तकरीबन ये 1400-1500 साल पुरानी इसके निशानात मिलते हैं, इसके जो किताबों के अंदर शवाहिद मिलते हैं। एक तो ये इसलिए इस्तेमाल होती थी कि जब काफ़िले तिजारती निकलते थे, जैसे अरब इमारात, अफ़गानिस्तान, ये दिल्ली तक जो निकलते थे काफ़िले, वो ऑलरेडी पहले तयन कर लेते थे कि आया जो अब अरब इमारात के निकल रहे हैं काफ़िले, जो दिल्ली से निकल रहे हैं, अफ़गानिस्तान से निकल रहे हैं, इनों का इनके एक नंबर होते थे, इनके नंबरिंग थी 1 2 3 इस तरीके से, और नाम भी साथ होते थे। पहले उस डाक के ज़रिए, ख़त किताबत के ज़रिए वो काफ़िले अपना टाइम का मुकर्रर तयन कर लेते थे कि फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम फ़लाँ ठुल के ऊपर अरब इमारात का काफ़िला पहुँचेगा, साथ दिल्ली का पहुँचेगा, अफ़गानिस्तान का पहुँचेगा, उसके जितने भी काफ़िले निकले होते थे। फिर रात को जब ये यहाँ पहुँचते थे, फिर 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन ऐसे मकामात पर इन काफ़िलों का पड़ाव होता था, क्योंकि उन एक-एक काफ़िले के साथ 2-2 सौ, 3-3 सौ ऊँट, घोड़े, जानवर, पूरा एक काफ़िला निकलता था। हर शख्स हर काफ़िले के साथ अपने मुल्क के हवाले से उनके पास ख़रीदो फ़रोख्त की चीज़ें होती थी। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अरब इमारात के लोग आते थे तो वो खजूर, खुश्क मेवाजात, ज़ैतून, ऐसी चीज़ें जो अल्लाह पाक ने उस ज़मीन के अंदर चीज़ें रखी हैं वो इधर ले आते थे। यहाँ के लोगों से फिर ये गुड़, शक्कर, कपड़ा, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें यहाँ से वो ले जाते थे। मकसद है कि यहाँ जो पड़ाव होता था उनका, वो उनका एक दूसरे के साथ वो माल का तबादला करते थे। एक काफ़िला जो है इधर का माल जो वापस ले जाता था, उधर का माल दे जाता था। यहाँ एक इस इमारत को एक तिजारती मराकज़ के तौर पर भी 1-2 दिन के लिए इस्तेमाल होता था।
اور سیکنڈ یہ ہے کہ یہاں مثلا یہ پتہ چلا ہے کہ 100 کوہ کے بعد یہ نشان ایک ٹھل بنائی جاتی تھی، غالباً 3 کلومیٹر کا ایک کوہ ہوتا ہے، یہ 100 کوہ کے بعد بنائی جاتی ہے، پھر تو اس حساب سے شاید 200 250 300 کلومیٹر کے فاصلے پر، کیونکہ ایسے نشانات انڈیا کے اندر بھی ملے ہیں، پیچھے راجن پور، مظفر گڑھ، ڈی جی خان تک، یہ افغانستان تک، یہ سارے اس کے شواہد ملتے ہیں۔ ابھی کہیں جو ایسی عمارتیں بالکل ہی آ گئی ہیں شہر کے اندر، وہ تو خیر اپنا وجود کھو چکی ہیں، جو کہیں چولستان یا جنگلوں کے اندر تھی یا کسی جگہ پہ جو محفوظ رہ گئی ہیں، یہ بہت اب کم ملتی ہیں، کہیں کہیں نظر آ رہی ہیں لیکن بہت کم ہو گئی ہیں، کہ اکثر اس کے نشانات جو ہیں اپنا وجود کھو گئی ہیں کہ شہروں میں آ گئی ہیں۔ پہلے یہ بھی بالکل ڈیزرٹ کے اندر، چولستان کے اندر تھی، اب یہ بھی بالکل شہر کے اندر آ گئی ہے۔ پہلے کیونکہ یہ جب ریاست بہاولپور تھی تو اس کے ساتھ ایک جرنیلی سڑک، کچی سڑک جاتی تھی جو دہلی تک، یہاں سے صادق آباد سے لے کر منچن آباد سے آگے پھر مکلوڈ گنج اور آگے دہلی کی طرف، ہندوستان کی طرف جاتی تھی، اس لیے وہ سڑک بھی استعمال ہوتی تھی، ساتھ یہ نشانات ہوتے تھے۔ جو ڈاک کے طور پہ یہ استعمال ہوتی تھی، اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہاں جو ڈاک کے انتظار میں جو گھوڑے اپنا ریڈی کھڑے ہوتے تھے، پچھلی ٹھل والے ڈاک لے کے یہاں پہنچتے تھے، یہاں جو ریڈی کھڑے ہوتے تھے وہ ڈاک وصول کر کے ادھر والے پیچھے چلے جاتے تھے، ادھر والے پھر آگے چلے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ بھی ڈاک کا چلتا رہتا تھا، کیونکہ پہلے وہ سواریاں تو ہوتی نہیں تھی، گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر نظام ہوتا تھا، انہی پہ پچھلی ٹھول والے یہاں پہنچتے، ان کو ڈاک پہنچاتے، یہ لے کے آگے چلے جاتے، وہ ڈاک ادھر لے آتے، یہ پیچھے، یہ سلسلہ ایک ڈاک کا چلتا رہتا تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ راستوں کا بھی ایک تعین کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کوئی راستے نہیں تھے، کوئی پکی سڑکیں نہیں تھی، کوئی شہر زیادہ نہیں تھی، جنگل ہی ہوتے تھے سارے، جنگل، اپنے روہی، چولستان، کوئی راستوں کا نظام نہیں ہوتا تھا۔ پھر وہ جب یہ قافلے چلتے تھے سفر کے لیے تو انہی کو راستوں کا تعین، کیونکہ وہ نکلتے تھے، فار ایگزامپل کہ ایک ملتان کے ساتھ یہ ٹھل ہے، جب وہ وہاں پہنچتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا کہ 300 کلومیٹر 200 کلومیٹر کے بعد اگلی ٹھل جو ہے بہاولپور کراس کر کے حاصل پور کے پاس ہے، اس کی اگلی پھر منچن آباد کے پاس ہے، اس طریقے سے ایک نظام ہوتا تھا، ان کو یہ پورا کنفرم ہوتا تھا کہ ہم سیدھے راستے جا رہے ہیں۔ دن کو جب یہ قافلے نکلتے تھے، ان کا تعین لے کے نکلتے تھے راستوں کا، اور رات جب ہوتی تھی، جب قافلے سفر کرتے تھے، اس کو نہیں چھوڑتے تھے، لیکن اوپر پھر یہ ستاروں کا نظام ہے، کیونکہ اس وقت رات کا سفر جو قافلے ہیں ستاروں کو دیکھ کے کرتے تھے، ستاروں کی چال سے ان کو اندازہ ہوتا تھا، اس وقت اس دور کے بڑے ذہین لوگ ہوتے تھے، ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ آیا کہ ہم صحیح سمت جا رہے ہیں۔ جب انہوں نے ٹھہرنا ہوتا تھا، اپنے جانوروں کو یا خود کو آرام کرانا ہوتا تھا، یا 2 دن کے لیے کوئی تھکاوٹ ہو جاتی تھی تو کچھ ریسٹ کرنا ہوتا تھا، تو پھر وہ راستے میں ایسی جگہوں پہ نہیں کرتے تھے جہاں جی چاہے، یہاں وہ خود کو امان پاتے تھے، محفوظ ہوتے تھے اس نشانات پر۔ اور جب بھی کوئی بھی قافلہ یہاں پہنچتا تھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک ہی قافلہ، کوئی نہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی قافلہ جا رہا ہے، ایک پڑاؤ ہر وقت یہاں رہتا تھا، کیونکہ تبادلہ چیزوں کا بھی ہوتا رہتا تھا، اور یہاں جب وہ پڑاؤ ہوتا تھا، کیونکہ ہر قافلے کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء، ہر چیز تو ساتھ ہوتی تھی، وہ جہاں بھی رہتے تھے وہ کیمپ لگا کے اپنا پورا نظام ایک زندگی کا چلاتے تھے، اپنا اس جگہ کے اوپر ہر جگہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ اس معاملے میں نے آپ کو علم میں جو تھی، میں نے یہ معلومات دینی تھی، کیونکہ میں نے یہ بڑا اور بھی ریسرچ کیا یوٹیوب چینلوں پہ، ہر شخص نے ہسٹوریکل ہر چیز کے اوپر کام کیا ہے، لیکن میری نظر میں اس کے اوپر میں نے نہیں دیکھا کہ اس ٹھل کے اوپر کسی نے کام کیا ہو، اس لیے میں نے انتہائی ضروری سمجھا کہ میں یہ علم آپ تک پہنچاؤں، جو میرے تک آیا ہے، جو میں نے یہ حاصل کیا، تاکہ آپ کے علم میں بھی آنا چاہیے، اور اگر جو میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے سے بہتر کسی دوست نے کوئی اس کے اوپر ریسرچ کی ہو یا کسی کے علم میں ہو، تو ضرور مجھے کمنٹس میں مجھے اس بارے میں مزید کوئی
बेहतर जो मालूमात हो, जो इससे मेरे से भी बेहतर कोई इसके बारे में जानता है, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो, आप लोगों के भी इल्म में इजाफ़ा हो। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं जैसे सियासी पॉलिटिकल व्लॉग करता रहता हूँ, आप तक वो भी पहुँचाता रहता हूँ। लेकिन ये मेरा दिल है कि कोई ऐसी चीज़ मिले जिसके ऊपर पहले काम ना हुआ हो, वो भी आप तक पहुँचाऊँ। आप मेहरबानी करके मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और चैनल को विज़िट करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। मज़ीद हम आपको थोड़ा-सा आगे आएँ दिखाते हैं, ताकि इसके बारे में, क्योंकि ये एक मिट्टी गारे की, क्योंकि ये रेत है, नीचे सारे टिब्बे है। ये कुछ स्पेशल किस्म की कोई मिट्टी लाई गई है कि वो बड़ी मजबूत है। देखिए, सैकड़ों साल गुजरने के बावजूद आप आइडिया लगाएं कि इतनी मजबूत किस्म की ये मिट्टी है, खोर नहीं रही। हालांकि देखें पाकिस्तान के अंदर या जहाँ भी कोई महल्लात बने हुए हैं, वो भी भुर रहे हैं, उसका भी वजूद खोता जा रहा है। लेकिन कच्ची मिट्टी इतनी सख्त किस्म की है कि सैकड़ों साल गुजरने के बाद इतनी बारिशें हुई, इतना एक निज़ाम हुआ, लेकिन ये अपना वजूद नहीं खो सकी। आहिस्ता आहिस्ता कर गिर तो रही है, लेकिन फिर भी अभी तक ये कायम और दायम है इस चीज़ के ऊपर। ये इस टाइप की को बनाई गई है, जैसे ना इसके अंदर शायद कोई रिहाइश नहीं थी, बस एक निशान था, निशान के तौर पर इस्तेमाल होती रही। क्योंकि कोई ना तो ये कमरा है, ऐसे ही कोई निशान बना हुआ है मिट्टी कच्ची का। इसकी हाइट भी काफ़ी है, पहले तो खैर बहुत ज़्यादा थी, अब ऐसा ऐसा ज़रा कम होती जा रही है इसकी हाइट। पहले तो काफ़ी ज़्यादा थी। इसके अंदर पहले एक छोटा सा कमरा नमा चीज़ थी, लेकिन वो मेरे ख्याल में अब वो भी ख़त्म हो गई है, वो नज़र नहीं आ रहा। इसके नीचे भी है, जो हम अब बंद हो गया, वो दिखा नहीं सकते। पहले अगर अंदर नीचे जाते थे तो नीचे एक छोटा सा तय खाना टाइप भी होता था। मे बी वो जो लोग डाक वसूल करने वाले, वो घोड़ों पे जो सफ़र करते थे या डाक का जो इंतज़ार करते थे, मे बी वो इस नीचे कमरे में बैठते हों। लेकिन अब वो बंद कर दिया गया है बारिशों की वजह से, या नीचे बैठ गया है। जी, आपको हमने ये तो सारा मुकम्मल इसका विज़िट करवा दिया है, क्योंकि ये एक डेज़र्ट और चोलिस्तान के अंदर है। ये कि ना कोई इसके साथ आबादी नहीं है। अब तो खैर, क्योंकि जब ये बनाई गई थी उस वक्त ये तहसील हासिलपुर का वजूद नहीं था। तहसील हासिलपुर तो उस वक्त मर्ज़ वजूद में आई, नवाब अब बहावलपुर, रियासत बहावलपुर के नवाब ने आके हासिलपुर का, कायमपुर, खैरपुर, इन सारे शहरों का बुनियाद रखी थी। लेकिन ये उससे बहुत पहले की है, ये इसका बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है। एक ये भी बात आई है, सीना बसीना भी है, एक आधी किताब में भी है, कि जब अपना मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान से फतह करते हुए दिल्ली की तरफ गया था, वो भी बरास्ता यही गया था। इसी ही जगह पे उसने भी कुछ देर रात गुजारी या कुछ घंटे गुजारे, कुछ पड़ाव इसी ही ठुल के ऊपर था उसके काफिले का। फिर वो आगे हिंदुस्तान की तरफ मूव कर गया। ये भी कुछ पुराने लोगों ने, कुछ तारीख दानों ने ये बताया है, क्योंकि इसके पीछे खैरपुर टामे वाली के साथ एक खंडा मोड़ जगह है। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो आपको वो भी मैं दिखाऊंगा कि वहाँ मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ भी ठहरा, वो सफ़र करके फिर रात को शायद उन्होंने यहाँ एक रात गुजारी, फिर आगे दिल्ली की तरफ गए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे इल्म में ये जो चीज़ आई, मेरा दिल था ताकि ये व्लॉग आप तक मैं पहुँचाऊँ ये। और आपके इल्म में इस बारे में कोई भी चीज़ हो तो मेरे तक पहुँचाना। अल्लाह आपको सलामत रखे। अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को मुकम्मल विज़िट करें, ताकि मैं आइंदा भी आपकी तरफ से मुझे हौसला अफजाई मिलती रही तो आइंदा भी मैं आपको ऐसी मालूमाती वीडियो ज़रूर देता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।